हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का जो एनसीईआरटी का हिस्ट्री बुक है उसका लास्ट चैप्टर 8 चैप्टर जिसका नाम है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। इसमें पहला जो टॉपिक आता है वो है राष्ट्रवाद का उदय। तो 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। उसी साल वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। 1883 में सरकार ने इलवर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इसको लेकर काफी हंगामा हुआ। इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेजों और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने इस विधेयक को वापस लिया तो भारतीयों ने इस बात का काफी विरोध किया। इस घटना में भारत में अंग्रेजों के असली रवैयों का पता चलता है। तो जैसा कि जब जो सरकार था, जो अंग्रेजी शासन था, वो आया तो था किस लिए? व्यापार करने के लिए। जो ब्रिटिश कंपनी की शुरुआत हुई थी उसके बाद वो लोग एक तरह से व्यवहार करने के लिए आए थे और फिर उसके बाद धीरे धीरे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। और जब पूरी तरीके से लगभग उन्होंने कब्जा कर लिया तो अपना सरकार बनाया और बहुत सारे नए नए कानून लाए और एक तरह से तानाशाही शासन व्यवस्था उन्होंने शुरुआत कर दी उसकी। उन्होंने बहुत सारे एक्ट पारित किए, जैसे एक एक्ट था 1878 में आर्म्स एक्ट, जिसके द्वारा कोई भी भारतीय हो उसको हथियार रखने का अधिकार नहीं था। दूसरा एक था उसी साल वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया जिसमें सरकार की अगर कोई आलोचना करता है तो उसको चुप कराया जा सके। अब उसका या तो संपत्ति छीन लेता था वो सरकार या फिर उनको जेल भेज दिया जाता था। तो इस तरीके से वो लोग तानाशाही शासन व्यवस्था चलाने लगे थे। पढ़े लिखे भारतीयों को अखिल भारतीय संगठन की जरूरत 1880 से ही महसूस की जा रही थी, परंतु इल्बर्ट विधेयक ने इस चाह को और भी गहरा कर दिया। जो इल्बर्ट विधेयक था ये जो लागू हुआ था, लेकिन फिर सरकार ने हटा लिया क्योंकि अंग्रेज उसका विरोध करने लगे, क्योंकि ये अंग्रेजों के खिलाफ था एक तरह से। क्योंकि इसमें क्या था कि भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं, तो इसको हटा दिया गया। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो पढ़े लिखे भारतीय थे उनको एक अखिल भारतीय संगठन बनाने की जरूरत पड़ी थी 1880 से ही। मतलब उसके पहले से ही वो लोग चाहते थे कि एक ऐसा संगठन बनाया जाए, लेकिन जब इल्बर्ट विधेयक जो था वो वापस लिया गया सरकार के द्वारा तो ये चाह को और गहरा कर दिया। मतलब कि और उन लोगों को अब ये लगने लगा कि हमें ऐसा एक संगठन बनाना है जो कि क्या करे, जो भी अंग्रेज है उसके खिलाफ कुछ बोल सके। तो 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, एस. सुब्रमण्यम अय्यर एवं अन्य प्राय बंबई और कोलकाता के ही थे। नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों को मार्गदर्शन दिया। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ए.ओ. ह्यूम ने भी विभिन्न क्षेत्रों भारतीयों को निकट लाने में अहम भूमिका अदा की थी। कांग्रेस किस पक्ष में बोलने का प्रयास कर रही थी? तो जनवरी 1886 में द इंडियन मिरर नाम के अखबार में लिखा गया था कि बंबई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय रूप से लाभकारी परिणामों को जन्म देगी। बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 में अध्यक्ष की हैसियत से कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि यह कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि सब समुदायों की संस्था है। नेक्स्ट कुछ टर्म है, जैसे संप्रभु क्या होता है? तो बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कदम उठाने की क्षमता को संप्रभु कहा जाता है। और प्रचारक क्या होता है? तो ऐसा व्यक्ति जो सूचनाओं के प्रसार, रिपोर्टर्स हो गया या फिर बैठकों में भाषण आदि के जरिए किसी खास विचार का प्रचार प्रसार करता है, तो उसको क्या कहा जाता है? प्रचारक कहा जाता है।
नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इस चैप्टर में वो है उभरता हुआ राष्ट्र। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाएं। इस काम के लिए उसने मांग की कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित की जाए। शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी, क्योंकि तब तक ज्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियों पर गोरे अफसरों का ही कब्जा था। अंग्रेज आमतौर पर यह मानकर चलते थे कि भारतीयों को जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिए जा सकते, क्योंकि अंग्रेज अफसर अपने भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे। इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहाँ की धन संपत्ति भी कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी। भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका में को कार्यपालिका से अलग किया जाए, आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए, अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। शुरुआती सालों में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे उठाए। उसका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। कांग्रेस की मांग थी कि लगान कम किया जाए, फौजी खर्चों पर कटौती की जाए और सिंचाई के लिए ज्यादा अनुदान दिए जाए। मध्यम मार्गी नेता जनता को ब्रिटिश शासन का न्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे। उन्होंने अखबार निकाले, लेख लिखे और यह साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहा है। उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की निंदा की और जनमत निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भेजे। लेकिन मध्यम मार्गियों को यह भी लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारतीयों की न्यायसंगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे। लिहाजा कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराया जाना चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है यह है कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय और जैसे नेता ज्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। उन्होंने निवेदन विनय की राजनीति के लिए नरम पंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता और रचनात्मक कार्यों के महत्व पर जोर दिया। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करनी चाहिए। लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तिलक ने यह नारा दिया था, बाल गंगाधर तिलक जो थे उन्होंने यह नारा दिया था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। तो ये जो लोग थे एक तरह से गर्मपंथी लोग थे और दो गुट में बट गया था, नरमपंथी और गर्मपंथी। जो नरमपंथी लोग थे वो नहीं चाहते थे कि किसी तरीके का लड़ाई झगड़ा हो और वो शांति से चाहते थे कि जो सरकार है वो उनकी बात माने। लेकिन जो गर्मपंथी लोग थे वो लोग चाहते थे, उन लोगों का ये ऐसा विश्वास था कि हमारे में ऐसी इतनी ताकत है कि हम खुद से वो सरकार का जो भी सरकार है उससे अपनी बात मनवा सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कि तुम जाओ, और वो अपनी ताकत के बदौलत। तो एक तरह से दो लोग का दो गुट बन गया था, जिसमें कुछ जो लोग थे जैसे कांग्रेस हो गया तो उसमें जो भी प्रतिनिधि थे वो लोग नरमपंथी थे, और जो इधर बाल गंगाधर तिलक हो गए, विपिन चंद्र पाल हो गए, लाला लाजपत राय और उसमें उसके अलावा भी बहुत सारे नेता थे। वो लोग चाहते थे कि उन लोगों का कहना था कि हमें अपनी ताकत पर भरोसा होना चाहिए। और इस तरीके से जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने यह नारा भी दिया था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे। आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वदेशी वस्तुओं, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। स्वराज के लिए अमूल परिवर्तनवादी ने जनता को लोमबंद करने और ब्रिटिश संस्थानों व वस्तुओं का बहिष्कार पर जोर दिया। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी। 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया गया। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की जाए। 1909 में सरकार ने यह मांग मान ली। अब परिषदों में कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए भी आरक्षित कर दी गई, जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही चुनकर भेजा जाना था।
इससे राजनेताओं ने में अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थन बनाने का लालच पैदा हो गया और 1907 में कांग्रेस टूट गई। मध्यम मार्गी धारा बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्यम मार्गियों का दबदबा बन गया, जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे। दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर एकता स्थापित हुई। अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर दस्तखत हुए और दोनों संगठनों ने देश में प्रतिनिधि सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि एक तो ऑलरेडी कांग्रेस थी, उसके बाद एक और मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और अब दो यहाँ पे बन गया, दो गुट बन गया एक तरह से। तो उसमें क्या हुआ कि जो अब दोनों अलग अलग धर्म के, तो वो लोग ऐसा लालच पैदा हो गया उन लोगों में कि जो है हमारे समुदाय के लोग ही, हमारे धार्मिक समुदाय के लोग ही जो है वो राजनीति में आए और नेता बने। इस तरीके से उन लोगों में ये लालच पैदा हो गई और इसकी वजह से क्या हुआ कि 1907 में कांग्रेस टूट गई और फिर उसके बाद फिर 1915 में फिर एकता स्थापित हुई और एक तरह से दोनों जो कांग्रेस था और मुस्लिम लीग था, दोनों एक ऐतिहासिक, उनके बीच एक ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर दस्तखत हुए और दोनों फिर एक साथ मिलकर काम करने का फैसला किया। नेक्स्ट है एक टॉपिक जो है कि ये निरस्त करना क्या होता है। तो किसी कानून को समाप्त करना, किसी कानून की वैधता अधिकृत रूप से समाप्त करना, उसको हम क्या बोलते हैं? निरस्त करना बोलते हैं। नेक्स्ट है सोने की चाह में। तो डिल्सा वाचा नामक एक मध्यम मार्गी नेता ने 1887 में नौरोजी को संबोधित करते हुए लिखा था कि आजकल फिरोज शाह अपने निजी कामों में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। वे लोग पहले ही काफी अमीर हैं, तेलंग साहब भी व्यस्त रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, अगर सभी लोग सोने की चाह में इतने व्यस्त रहेंगे तो देश की प्रगति कैसे होगी। नेक्स्ट है जन राष्ट्रवाद का उदय। तो 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते गए। कई बार औद्योगिक मजदूरों ने भी आंदोलन में योगदान दिया। पहले विश्व युद्ध के भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी थी। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ था। इस युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं जैसे जूट के बोरे, कपड़े, पटरियों की मांग बढ़ा दी और अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में कमी ला दी थी। इस तरह युद्ध के दौरान भारतीय उद्योग का विस्तार हुआ और भारतीय व्यावसायिक समूह विकास के लिए और अधिक अवसरों की मांग करने लगे। युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश किया। इसके अलावा 1917 में रूस में क्रांति हुई। इसके बारे में, रूस में क्रांति हुई, फ्रांसीसी क्रांति, इसके बारे में हम आगे वाले जो भी क्लास होगा उसमें डिस्कस करेंगे। इस घटना के चलते किसानों और मजदूरों के संघर्ष का समाचार और समाजवादी विचार बड़ी तेजी से फैलने लगा, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिली। ये लाला लाजपत राय हैं और लाला लाजपत राय जो थे वो पंजाब के जाने माने राष्ट्रवादियों में से एक थे। वह याचिका और निवेदनों की राजनीति का विरोध करने वाले आमूल परिवर्तनवादी के प्रमुख नेता थे। वह आर्य समाज के सक्रिय सदस्य भी थे। नेक्स्ट है महात्मा गांधी का आगमन। तो गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। वे वहां पर नस्लभेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी और लोग उनका आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका के आंदोलनों की वजह से उन्हें हिंदू, मुसलमान और पारसी और ईसाई, गुजराती, तमिल और उत्तर भारतीय उच्च वर्गीय व्यापारी, वकील और मजदूर सब तरह के भारतीयों से मिलने जुलने का मौका मिल चुका था। महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। इस दौरान वे यहाँ के लोगों, उनकी जरूरतों और हालातों को समझने में लगे थे। उनके शुरुआती प्रयास चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलनों के रूप में सामने आई। इन आंदोलनों के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से परिचय हुआ। 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था, जो कि हम यहाँ पे इमेज देख सकते हैं महात्मा गांधी का। नेक्स्ट है रॉलेट सत्याग्रह। 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया।
गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़तालें की जाए। आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया। रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था, हालांकि यह मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था। तो जो रॉलेट सत्याग्रह था वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था, और चूंकि ये जो था वो सिर्फ शहरों तक ही सीमित था, गांव में नहीं आया था। 19 अप्रैल सॉरी अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए और हड़तालों का आयोजन किया गया। सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। बैसाखी 13 अप्रैल के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जालियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा था। इस जनसंहार पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। रॉलेट सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदू और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने के लिए प्रयास किए। महात्मा गांधी भी यही चाहते थे। उनकी राय में भारत यहाँ रहने वाले सभी लोगों यानी हिंदू, मुसलमानों और अन्य धर्मों के लोगों का आदेश है। उनकी गहरी आकांक्षा थी कि हिंदू और मुसलमान किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे का समर्थन करें। नाइटहुड ब्रिटिश राजा या फिर रानी की तरफ से किसी व्यक्ति को अप्रतिम व्यक्तिगत सफलता और या जन सेवा के लिए दी जाने वाली उपाधि को नाइटहुड कहा जाता था। ठीक है, और वो नाइटहुड की उपाधि किसको मिली थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिली थी, और उन्होंने वो वापस भी लौटा दी। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। खिलाफत का मुद्दा इसी तरह का एक ज्वलंत मुद्दा था। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना पर भी भारत के लोगों में भारी गुस्सा था। भारतीय मुसलमान यह भी चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचारों, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाए और स्वराज के मांग करें। 1921 से 22 के दौरान असहयोग आंदोलन की और एक गति मिली और हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, C.R. दास जी, राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया और विधानमंडलों का बहिष्कार कर दिया गया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। 1920 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट आ गई, परंतु यह तो आने वाले तूफान की एक सिर्फ झलक थी। देश के ज्यादातर हिस्से एक भारी विद्रोह के मुहाने पर खड़े था। लोगों की पहलकदमी। खेरा, गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा लिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानें की घेराबंदी की गई। आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। इन सत्याग्रहों में कई बार वे चराई शुल्क अदा किए बिना ही अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे। उनका विरोध इसलिए था क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया था। उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे कम कर देंगे, ठीक है, और वन कानूनों को खत्म करा देंगे। बहुत सारे वन गांवों में किसानों ने स्वराज का ऐलान कर दिया क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि गांधी राज जल्द ही स्थापित होने वाला है। सिंध, जो कि मौजूदा पाकिस्तान में है अभी, में मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत उत्साहित थे। बंगाल में भी खिलाफत असहयोग के गठबंधन ने जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया और राष्ट्रीय आंदोलन को नई ताकत प्रदान की। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारों में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से काफी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ दिखाई देता था। असम में गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी। उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों की नौकरी छोड़ दी। उनका कहना था कि गांधी जी भी यही चाहते थे। उस दौर के बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का गान किया जाने लगा। तो एक तरह से जो गांधी जी का जो
उन लोगों में जो भी चाहे वो किसान हो या फिर कोई गरीब लोग हों, उनमें जो गांधी जी का वो चित्र था एक तरह से वो बहुत अच्छा हो गया था। और उनका वो लोग गांधी जी को एक तरह से भगवान का स्वरूप मानने लगे। और इसलिए जो बहुत सारे असमिया वैष्णव थे उसमें उसके गीतों में कृष्ण भगवान की जगह पे, कृष्ण जी की जगह पे गांधी राज का यशगान किए जाने लगा। और बहुत सारे नारा लगाए जाने लगे, गांधी जैसे गांधी महाराज की जय, इस तरीके से नारा लगाया जाने लगा। नेक्स्ट है पीरा का चिरंतन सिद्धांत। अहिंसा से गांधी जी का क्या आशय था? अहिंसा किसी संघर्ष का आधार कैसे बन सकती थी? इस बारे में गांधी जी का यही कहना था कि प्रतिफल की मामूली से भी इच्छा किए बिना लगातार अच्छे काम करते जाने से अहिंसा का जन्म होता है। यही अहिंसा का सबसे अमूल्य सबक है। दक्षिण अफ्रीका में मैंने अन्याय और अत्याचार को रोकने के लिए उद्देश्य से पीरा को अनंत सिद्धांत को सीख लिया है। इसका सकारात्मक आशय अहिंसा है। इसके लिए आपको किसी भी व्यक्ति के हाथों खुशी खुशी पीड़ा सहने के लिए तैयार रहना चाहिए और आप किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखेंगे, यहाँ तक कि अपने साथ बुरा करने वालों के साथ भी नहीं। तो उनका यह सिद्धांत था, जो गांधी जी थे उनका यह सिद्धांत था कि अगर कोई आपको पीड़ा दे तो भी उसको आपको पीड़ा नहीं देना चाहिए, भले आप उसका पीड़ा जो है वो सह ले, जो वो पीड़ा दे रही है, जो वो या फिर दे रहे हैं। ठीक है, तो उनका यही कहना था। वो अहिंसा के पुजारी एक तरह से माना जाता है उनको। नेक्स्ट है घेराबंदी। लोगों को किसी इमारत या दुकान में जाने से रोकने के लिए किए जाने वाले विरोध प्रदर्शन को घेराबंदी कहा जाता है। महंत क्या होता है? तो सिख गुरुद्वारों के धार्मिक कर्ता धर्ता को महंत कहा जाता है। और गैर कानूनी बेदखली क्या होता है? तो पट्टाईदारों को उनके पट्टे से जबरन और गैर कानूनी ढंग से निकालना, उसको हम क्या बोलते हैं? गैर कानूनी बेदखली। मतलब अगर कोई घर है और घर में लोग रह रहे हैं और उनको गैर कानूनी उस घर से निकाल दिया जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? गैर कानूनी बेदखली बोलेंगे। नेक्स्ट है जनता के महात्मा। कई जगह के लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा, एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकता है। गांधी जी वर्गीय टकराव की बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे, परंतु किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद करेंगे। खेतिहर मजदूरों को यकीन था कि गांधी जी उन्हें जमीन दिला देंगे। कई बार आम लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियों के लिए भी गांधी जी को श्रेय दिया। उदाहरण के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत, जो कि उत्तर प्रदेश है, स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने पटदारों की गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता पाली थी, परंतु उन्हें लगता था कि यह सफलता उन्हें गांधी जी की वजह से मिली है। कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासी और किसानों ने ऐसी कार्रवाइयां भी की जो गांधी जी के आदर्शों के अनुरूप नहीं थी। 1922 से 1929 की घटनाएं। तो महात्मा गांधी हिंसक आंदोलन के विरुद्ध थे। इसी कारण फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था और उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए थे। किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी का अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनावों में हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। 1930 में शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए यह जनाधार काफी उपयोगी साबित हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना 20 के दशक के मध्य की दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। इस दशक के आखिर में कांग्रेस ने इस पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। इंकलाब जिंदाबाद। तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और उनके जैसे अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन और अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। इस काम को पूरा करने के लिए 1928 में उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना की। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। इस लाठीचार्ज के कारण के बाद में लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी और अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा परिषद में बम फेंका था।
क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे पे कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बाहरी कानूनों को सुनाना और विदेशी सरकार को उसके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण से अवगत कराना था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस समय भगत सिंह की आयु सिर्फ 23 वर्ष की थी। नेक्स्ट है दांडी मार्च। तो पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला नहीं था, इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एक अधिकार होता था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा होता है। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया था और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा होने लगा। गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पर पैदल चलकर और वहां उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। उन्होंने पानी उबालकर भी नमक बनाया। इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया था। भारतीय जनता के शासक साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायकों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इस चुनाव के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने के लिए तैयार थे। इसके बदले वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। अंग्रेजों ने यह बात नहीं मानी। कांग्रेसी सरकार ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट है टॉपिक, वो है स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाएं। कर्नाटक की अंबाबाई। तो राष्ट्रीय आंदोलन में अलग अलग पृष्ठभूमि वाली बहुत सारी महिलाओं ने हिस्सा लिया। युवा और वृद्ध, अकेली और विवाहित, ग्रामीण और शहरी, रूढ़िवादी और उदारवादी, सभी तरह के माहौल से आने वाली महिलाओं आंदोलन में शामिल हुई। स्वतंत्रता संघर्ष और महिला आंदोलन और उनके लिए भी यह हिस्सेदारी बहुत महत्वपूर्ण थी। अंग्रेज अफसरों और भारतीय राष्ट्रवादियों दोनों को लगता था कि महिलाओं की सहभागिता ने राष्ट्रीय संघर्ष को जबरदस्त ताकत दी है। स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण महिलाएं घरों से बाहर आने लगी। कर्नाटक की अंबाबाई का ब्याह 12 साल की उम्र में कर दिया गया था। 16 साल की उम्र में वह विधवा हो गई। उन्होंने उडुपी में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की घेराबंदी की। उन्हें गिरफ्तार किया गया और सजा दी गई। रिहा होने पर उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और वह जेल में से बाहर होती, सभाओं में भाषण देती, बुनाई कुताई सिखाती और प्रभात फेरियों का आयोजन करती। अम्बाबाई इन्हें अपने जीवन के सबसे सुखद क्षण मानती थी, क्योंकि ऐसे क्षणों में उन्हें एक नया मकसद और प्रतिबद्धता दिखाई देती थी। आंदोलन में हिस्सेदारी के अपने अधिकार को मनवाने के लिए महिलाओं को काफी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। उदाहरण के लिए नमक सत्याग्रह के दौरान शुरुआत में खुद महात्मा गांधी भी महिलाओं की हिस्सेदारी के समर्थन में नहीं थे। आखिरकार सरोजनी नायडू ने इस बात के लिए त्याग किया कि वे महिलाओं को भी आंदोलन में शामिल होने दें। नेक्स्ट है वीर लखन नायक को फांसी दे दी गई। 30 के दशक में नबरंगपुर कांग्रेस उड़ीसा के अध्यक्ष बाजी मोहम्मद लिखते हैं कि 25 अगस्त 1942 19 लोग नबरंगपुर स्थित पपरंदी में हुई पुलिस फायरिंग में मौके पर ही मारे गए। बहुत सारे लोग बाद में घावों के कारण मारे गए। 300 से ज्यादा घायल हुए। 1000 से ज्यादा को कोराटपुर जिले की जेल में डाल दिया गया। कई को गोली मार दी गई या फांसी पर लटका दिया गया। वीर लखन नायक अंग्रेजियों को अवहेलना करने वाले एक विख्यात जनजातीय नेता थे। उनको फांसी पर लटका दिया गया। बाजी हमें बताते हैं कि लखन नायक अपने फांसी के बारे में चिंतित नहीं थे, बल्कि उन्हें केवल इस बात का दुख था कि वे स्वतंत्रता का प्रभात नहीं देख पाएंगे। बाजी मोहम्मद ने राष्ट्रीय संघर्ष में शामिल होने के लिए 20,000 लोगों को लामबंद किया और उन्होंने कई बार सत्याग्रह किया। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के खिलाफ हुए विरोध और भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया और कई बार लंबे समय तक जेल में भी रहे थे। नेक्स्ट है भारत छोड़ो और उसके बाद। महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत छोड़ दें। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया।
इसके बावजूद यह आंदोलन फैलता गया। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। देश भर में संचार और राज सत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का संगठन कर लिया। सबसे पहले अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया। 1947 के अंत तक 90,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे और लगभग 1,000 लोग पुलिस की गोली से मारे गए थे। बहुत सारे इलाकों में हवाई जहाजों से भी भीड़ पर गोलियां बरसाने की आदेश दिए गए, परंतु आखिरकार ब्रिटिश राज को घुटने टेकने के लिए इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। नेक्स्ट है स्वतंत्रता और विभाजन की ओर। 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। 1930 के दशक के आखिरी सालों से लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। इस विचार तक पहुंचने में 20 या 30 के दशकों में हिंदू और मुसलमानों के कुछ संगठनों के बीच तनाव का भी हाथ रहा होगा। 1937 के प्रांतीय चुनाव संभवतः इससे भी ज्यादा बड़ा कारण रहे। इन चुनावों ने मुस्लिम लीग को यह बात का यकीन दिला दिया था कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक है और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। लीग को यह भी भय था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व भी ना मिल पाए। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। इससे फासला और बढ़ गया। 30 के दशक में मुस्लिम जनता को अपने साथ लामबंद करने में कांग्रेस की विफलता ने भी लीग को अपना सामाजिक जनाधार फैलाने में मदद की। 40 के दशक के शुरुआती सालों में जिस समय कांग्रेस के ज्यादातर नेता जेल में थे, उस समय लीग ने अपना प्रभाव फैलाने के लिए तेजी से प्रयास किया। 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत करना शुरू कर दी। यह वार्ता असफल रही क्योंकि लीग का कहना था कि उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए। कांग्रेस इस दावे को मंजूर नहीं कर सकती थी क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अभी भी उसके साथ थे। 1947 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को बेजोड़ सफलता मिली। लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रहे। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा। इस परिसंघ ने यह सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। कैबिनेट मिशन की इस सफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। उसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया। इसी दिन कोलकाता में दंगे भड़क उठे जो कई दिन तक चलते रहे। इन दंगों में हजारों लोग मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई। कई लाख लोग मारे गए। असंख्य महिलाओं की विभाजन की इस हिंसा में अकथनीय अत्याचारों का सामना करना पड़ा। करोड़ों लोगों को अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा। अपने मूल स्थानों से बिछड़ कर वे लोग रातों रात अजनबी जमीन पर शरणार्थी बनकर रह गए। विभाजन का यह नतीजा हुआ कि भारत की शक्ल सूरत बदल गई, उसके शहरों का माहौल बदल गया और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। ठीक है, इस तरह ब्रिटिश शासन से यह स्वतंत्रता का यह आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ साथ हमारे सामने आया था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सबसे पहले तो उन लोगों ने जो ब्रिटिशर्स थे उसको तो भगाया ही, और उसके बाद क्या हुआ कि एक भारत का विभाजन भी हो गया और एक तरह से भारत और पाकिस्तान बना। ठीक है, पाकिस्तान का जन्म हुआ और यहीं से क्या हुआ कि जो है भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस। तो समाजवादी विचार रखने वाले अमूल परिवर्तनवादी सुभाष चंद्र बोस अहिंसा के गांधीवादी आदर्शों में विश्वास नहीं रखते थे। हालांकि राष्ट्रपिता के रूप में गांधी जी का सम्मान करते थे। जनवरी 1941 में उन्होंने बिना किसी को बताए कलकत्ता छोड़ दिया और जर्मनी के रास्ते होते हुए सिंगापुर पहुंच गए। भारत को अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए उन्होंने वहां आजाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन किया। 1944 में आजाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा की ओर से भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया, परंतु यह अभियान सफल नहीं हो पाया।
INA के सदस्यों को कैद कर लिया गया और उन पर मुकदमे चलाए गए। देश भर में तमाम तरह के लोगों ने आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर चलाए गए मुकदमों के खिलाफ चले संघर्षों में हिस्सा लिया। यहाँ पे हम देख सकते हैं इमेज है जो कि है सुभाष चंद्र बोस जी का। मौलाना आजाद और कांग्रेस कार्यकारी समिति के अन्य सदस्य सेवाग्राम 1942 का ये मानचित्र है। मौलाना आजाद का जन्म मक्का में हुआ था। वह विभिन्न भाषाओं के अच्छे जानकार थे। उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी के अलावा वह अरबी में भी माहिर थे। वह शिक्षा को हमेशा धर्म से जोड़ने के विरोधी थे। आजाद इस्लाम के विद्वान थे और गांधीवादी एकता के हिमायती थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम किया और जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था। नेक्स्ट है ये 1948 का है जो कि यह गांधी जी और जिन्ना व्यापारियों के पहले गांधी जी के साथ बातचीत करते चंपारणी सत्याग्रही। ठीक है, तो ये जो इमेज है वो है गांधी जी का और ये जिन्ना का है। गांधी जी राष्ट्रवादी और गरीबों से हमदर्दी रखने वाले के रूप में सामने आए। 1922 में उन्होंने आह्वान पर सरकार के सदस्य थे और रंगून जाने के इरादे वाले भारतीय नवनी ने तुरंत उन्हें लाख लजाओ के रूप में जाना था। नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1945 से 1947 के दौरान कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीटिंगों में एक अहम भूमिका अदा की थी। पटेल गुरुवार और गुजरात के एक करीब किसान व्यवसायी परिवार से थे। 1918 के बाद स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन देने वाले वह 1931 के कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे थे। नेक्स्ट है यहाँ पे जो इमेज है वो है महात्मा गांधी के साथ मोहम्मद जीना। 1920 तक हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, लेकिन रथ खींचने के बावजूद मुसलमानों की स्वतंत्र और अखंड दुनिया अदा की थी। 1934 के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किया और विंग में सक्रिय शुरू कर दिया। वह सबसे मुख्य प्रवक्ताओं की कतार में आ पहुंचे। ये कुछ इमेज है उसके बारे में इसमें नीचे दिया हुआ है। ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, तो हम डायरेक्ट अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे। नेक्स्ट जो है वो है ये क्वेश्चन आंसर, और ये चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स था उसको हमने देख लिया। नेक्स्ट अब कुछ क्वेश्चन है। जैसे पहला जो क्वेश्चन है वो है 1870 से 80 के दशकों में लोग ब्रिटिश शासन से क्यों असंतुष्ट थे। तो लोगों में यह भावना बढ़ रही थी कि भारत और यहाँ के संसाधनों पर भारतीयों का ही अधिकार होना चाहिए। ब्रिटिश सरकार ने आर्म्स एक्ट पारित किया जिससे भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं थी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के द्वारा सरकार को आलोचना करने वाले समाचार पत्रों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी गई थी। इल्बर्ट बिल विवाद से भी असंतोष बढ़ा क्योंकि इस बिल के द्वारा भारतीय जजों को यूरोपीय लोगों पर मुकदमे चलाने का अधिकार दिया जा रहा था, जिसका विरोध अंग्रेजों ने किया और सरकार को बिल वापस लेना पड़ा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कौन सा लोग शामिल थे। तो शुरुआत में इसमें मुख्य रूप से बॉम्बे, मुंबई और कलकत्ता और मद्रास जैसे बड़े शहरों के शिक्षित पेशेवर लोग शामिल थे, जिनमें दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, उसके बाद सुब्रमण्यम अय्यर और WC बनर्जी जैसे मध्यम मार्गी नेता थे। नेक्स्ट है पहले विश्व युद्ध से भारत पर कौन से आर्थिक असर पड़े। तो युद्ध के खर्चों को पूरा करने के लिए रक्षा व्यय में भारी वृद्धि हुई, जिसके कारण सरकार ने लोगों पर जबरन वसूली की, कर बढ़ाया और कीमतों में बढ़ोतरी की, जिससे आम लोगों की जिंदगी मुश्किल हो गई। युद्ध की मांग के कारण औद्योगिक वस्तुओं जैसे जूट के थैले, कपड़े, रेल की पटरियां की मांग बढ़ी, जिससे कुछ भारतीय व्यवसायी समूहों का फायदा हुआ। 1940 के मुस्लिम लीग के प्रस्ताव में क्या मांग की गई थी। तो 1940 के प्रस्ताव में मुस्लिम लीग ने देश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों के मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग की। इसमें यह मांग की गई थी कि इन क्षेत्रों में मुसलमानों को अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करने के लिए स्वायत्त और संप्रभु शक्तियां मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों किया था। तो गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला इसलिए किया था क्योंकि नमक जीवन की बुनियादी जरूरत है और इस पर कर लगाना ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी कार्य था। नमक पर सरकारी एकाधिकार मोनोपोली ब्रिटिश शासन के अमानवीय चेहरे को दर्शाता है। गांधी जी इस आंदोलन के माध्यम से गरीबों के लिए न्याय चाहते थे और अपने वैश्विक शासन को चुनौती का एक मजबूत आधार बनाना चाहते थे।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि मध्यम मार्गी कौन थे, वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ किस तरह संघर्ष करना चाहते थे। तो मध्यम मार्गी जो नरमपंथी लोग थे वो शुरुआती कांग्रेस नेता थे और मानते थे कि ब्रिटिश शासन धीरे धीरे भारत को आधुनिक बनाएगा और उनका लक्ष्य स्वराज स्वशासन नहीं बल्कि भारत प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना था। वे ब्रिटिश तौर तरीकों में विश्वास रखते थे, जैसे याचिकाएं और प्रस्ताव तैयार करना, सरकार को अपनी मांगे पेश करने के लिए भाषण, लेख और बैठकें करना। उनका संघर्ष शांतिपूर्ण और संवैधानिक साधनों पर आधारित था। कांग्रेस में आमूल परिवर्तनवादी राजनीति मध्यम मार्गी के राजनीति से किस तरह भिन्न था। तो आमूल परिवर्तनवादी जो थे, जो गर्मपंथी नेता थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक हो गए, स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य मानते थे, जबकि मध्यम मार्गी केवल प्रशासन में भागीदारी चाहते थे। परिवर्तनवादी ब्रिटिश शासन के न्याय प्रियता में विश्वास नहीं रखते थे और उन्होंने संघर्ष के लिए सत्याग्रह, बहिष्कार और सार्वजनिक विरोध सभाओं जैसे तौर तरीकों का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट है, चर्चा करें कि भारत के विभिन्न भागों में असहयोग आंदोलन ने किस तरह के रूप ग्रहण किए। तो खेरा, गुजरात और संयुक्त प्रांत जो उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में किसानों ने लगान विरोधी अभियान चलाया और सरकार को राजस्व देने से मना कर दिया। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में आदिवासी और गरीब किसानों ने वन सत्याग्रह किया, यानी वन कानूनों का उल्लंघन किया। असम में बंगाल मजदूरों ने वेतन वृद्धि और बेहतर जीवन की मांग करते हुए काम छोड़ दिया और गांधी जी महाराज की जय के नारे लगाए। नेक्स्ट है कि लोग गांधी जी के बारे में क्या समझते थे। तो भारत के विभिन्न हिस्सों में लोगों ने गांधी जी को एक प्रकार का मसीहा माना, उन्हें एक ऐसा नेता समझा जो तालुकदारों और साहूकारों से उनकी रक्षा करेगा और उन्हें उनके कष्टों से मुक्ति दिलाएगा। कई लोगों का मानना था कि उनके पास दैवी शक्तियां हैं जो सभी प्रकार की समस्याओं को हल कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1937 से 47 की उन घटनाओं पर चर्चा करें जिनके फलस्वरूप पाकिस्तान का जन्म हुआ था। तो 1937 के प्रांतीय चुनाव। इन चुनावों के बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच दरार पैदा हो गई। लीग को लगा कि कांग्रेस शासित प्रांतों में मुसलमानों की अनदेखी की जा रही है। 1940 का मुस्लिम लीग प्रस्ताव। लीग ने उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र के मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग की। उसके बाद था क्रिप्ट मिशन 1942 और कैबिनेट मिशन 1946। इस मिशनों की विफलताओं ने लीग के लिए अपनी मांगों पर अडिग रहने का आधार तैयार किया। 1946 के प्रांतीय चुनाव। तो उन मुस्लिम लोग को मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर भी भारी सफलता मिली, जिससे उसने दावा किया कि वह मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि है। नेक्स्ट है अगस्त 1946 में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। लीग द्वारा शुरू की गई इस कार्रवाई से कलकत्ता में भयंकर सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। नेक्स्ट है देशव्यापी दंगे। तो 1947 तक पूरे देश में सांप्रदायिक हिंसा का भयानक दौर चला। हिंसा को रोकने और एक भयानक गृह युद्ध से बचने के लिए अंततः भारत का विभाजन स्वीकार कर लिया गया, जिसके फलस्वरूप अगस्त 1947 में पाकिस्तान का जन्म हुआ। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का और ये जो क्लास 8 है उसका जितना भी चैप्टर्स है उसका और वो अब कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कौन सा क्लास स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।